अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती है मुझे। जमीन अधिग्रहण नहीं किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्याय पीढ़ी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी है। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आया। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों के भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती है। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती है, आसानी से नहीं दिखती। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई तो
क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कर रहा हूं वैसा नहीं होता, क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। जैसे सुनामी आई थी ना, मगर जो सुनामी जिस अर्थक्वेक ने सुनामी बनाई वो तो आपने देखा भी नहीं, वो समुद्र के नीचे था, है ना। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा कि जब सुनामी आई थी 1000 किलोमीटर लंबी मतलब क्रैक जमीन में आया, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद उसका असर दिखा, वही हुआ है तेलंगाना से। मैं आपको बता रहा हूं 21वीं सदी डेटा की सदी है। मोदी जी कहते हैं डेटा डेटा डेटा, ट्रिपल डी, 4D, 5D, 3D ऐसे बोलते रहते हैं, सुना ना आपने। 50-60 साल पहले अगर आप पूछते पावर कहां से आती है, लोग आपको कहते हैं पावर तेल से आती है, ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। जिस देश के पास तेल है उसके पास पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही सवाल आज आप पूछे तो ब्लैक गोल्ड नहीं, आज का तेल डेटा है। और डेटा कंपनियों के पास होता है। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेजॉन के पास जाइए, वो आपको डेटा दिखा देंगे। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको वो डेटा दिखा देंगे। मगर जो डेटा आज तेलंगाना सरकार के हाथ में आ गया है, उसका देश में कोई मुकाबला नहीं। आज तेलंगाना में हम आपको बता सकते हैं, हम आपको 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि तेलंगाना की सारी कॉर्पोरेट्स में, उनकी सारी मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। हम आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में कॉर्पोरेट्स के अंदर ये सवाल पूछे कितने ओबीसी हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, ओबीसी मालिक कितने हैं, दलित मालिक कितने हैं, लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। आपने मीडिया में सुना होगा 2 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, सुना ना आपने? ये आप सवाल पूछ सकते हैं, तेलंगाना में ओबीसी को कितने पैकेज मिले? 0। एक भी पैकेज ओबीसी को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज दलित को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज आदिवासी को नहीं मिल रहा है। और आप मनरेगा की लिस्ट निकालिए, पूरी लाइन ओबीसी, दलित, आदिवासी से। ये जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ, गिग वर्कर्स, इनकी लिस्ट निकालिए। तेलंगाना में ब्लैक एंड व्हाइट है,
इस देश में मजदूरी ओबीसी, दलित, आदिवासी करते हैं। बघेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उत्पादक शक्ति। छत्तीसगढ़िया उसकी किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल यह उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है। मतलब आप लोग देश को बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, स्कूल आप बनाते हो, कॉलेज आप बनाते हो, अस्पताल आप बनाते हो, टेंपल भी आप बनाते हो। मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप लोग देश को बनाते हो तो इस काम के लिए देश आपको क्या देता है? आपको क्या दे रहा है आज हिंदुस्तान? प्राइवेट स्कूल जहां पे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल किसके? आपके नहीं, ओबीसी के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं। आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता। आपके जो ऑफिसर्स हैं आइडियलिज्म के साथ अंदर आते हैं, भर्ती होती है, आइडियलिज्म से आते हैं और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाता है। एसीआर आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए, और वहां पे आप नेशनल लेवल में चेक किया, वहां पर मुझे ओबीसी, दलित, आदिवासी नाम बताओ। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो भागीदारी न्याय सम्मेलन के मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेता और पूरे देश से आए हुए सभी ओबीसी के नेता, सामाजिक संगठनों के अग्रणी नेता और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं की ओर से एक ओबीसी के कार्यकर्ता के तौर पे कांग्रेस नेतृत्व, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी ने जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के तौर पे ये दूसरी बार जिम्मेदारी देने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं उन नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ पे मंच से काफी हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूं, यहाँ जो आप सब आए हुए हैं कोई सामान्य लोग नहीं है
अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने समाज के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी हैं। तो आज हम यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ से संकल्प लेकर जाने के लिए आए हैं। मैं आज आभारी हूँ राहुल जी का कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा बुलंद आवाज से एक मजबूती के साथ सामाजिक न्याय की जो किसी ने बात की हो तो ये नेता राहुल गांधी है। वो नेता ने हमारे लिए, हमारे लोगों की भागीदारी के लिए, हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसको मिटाने के लिए जो पहल की है, वो मैं मानता हूं कि ना भूतो ना भविष्य जैसी ये बात और पहल है। तो उनकी बात को ताकत देनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि जब हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी बुलंदी से सामाजिक न्याय की बात करती हो, बुलंदी से कास्ट सेंसस की बात करती हो, हिस्सेदारी की बात करती हो, और हम उसको बोलने में जो कमी रहे, हम उसको मजबूती से नहीं बोले, तो नेतृत्व की बात नीचे तक नहीं पहुंचेगी। हमें वो बात को आगे ले जाना है। नेता जो बात बोलता है उससे 10 गुना मजबूती से वो बात को हमें अपने प्रदेश में, अपने एरिया में ले जाना है। जब कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, लोग राहुल जी की बात का मजाक बना रहे थे, लोग उसको राष्ट्रीय एजेंडा की बात बता रहे थे, लेकिन पूरे देश की सरकार को झुकना पड़ा और कास्ट सेंसस करवाएंगे ऐसा बोलना पड़ा। मैं फायदा जो किसी को होने वाला हो तो देश के ओबीसी समाज को होने वाला है। साथ में मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ कि आने वाले समय में पूरे देश में सबसे बड़ा जो आंदोलन करना है कि जो सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को करवाने वाला है, ये जो रिजर्वेशन की 50% कैप है उसको हमें हटाना है। पूरे देश में हर गली से आवाज उठनी चाहिए कि रिजर्वेशन की 50% की कैप हटनी चाहिए और जिसकी रखती है उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम खाली राजकीय पदों के लिए लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम खाली पार्टी में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नहीं आए हैं। मैं आपका उससे विनती करता हूँ कि हमारे लोग आप पिछड़े हैं, हमारे लोग आप विकास से वंचित हैं, उन सब की लड़ाई लड़नी हो तो हर प्रदेश में जो भी सरकार है उसमें ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, ओबीसी के लिए अलग मिनिस्टर होना चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। हर प्रदेश में जितनी हमारी हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। बजट में हमारी जो वस्ती है उसके हिसाब से हमारा बजट होना चाहिए, वो भी हमारी मांग होनी चाहिए। जैसे हर प्रदेश में एससी और एसटी समाज के लिए संवैधानिक जो जोगवाई है उसके हिसाब से बजट में उसको वस्ती के हिसाब से बजट का एलोकेशन होता है। वो एलोकेशन और उसके समाज और उसके विस्तार में हो, उसके लिए एससी और एसटी सब प्लान है। मेरी आप सबसे विनती है कि हमारे अपने प्रदेशों में मांग होनी चाहिए कि हर प्रदेश में ओबीसी सब प्लान हो और बजट का जो भी एलोकेशन हो ओबीसी समाज के एरिया में उसके लोगों के लिए खर्च हो, वो सुनिश्चित होने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मैं आज मंच से अनिल जैन जी का धन्यवाद करता हूँ, पीके हरिप्रसाद जी का धन्यवाद करता हूँ, लल्लू जी और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि सालों से जो मांग थी, सालों से जो आवाज थी, कहीं ना कहीं दबी हुई थी, कहीं ना कहीं उसको मंच नहीं मिल रहा था। ये मंच देने का काम ये नेताओं ने किया है और मंच से अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका हमारे राहुल गांधी ने किया है। तो आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में एक नई आजादी की लड़ाई, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं,
कहीं काकोर है, कहीं कोली है, कहीं यादव है, कहीं कुर्मी है, हम सब अलग अलग जातियों से ऊपर उठ के हम सब ओबीसी हैं, ये बात को बुलंद करके आने वाले समय